आरक्षण के ऊपर बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगे, जहाँ पर एट द एंड आते आते आरक्षण को किसी भी तरीके से सही ठहरा दिया जाता है। ऐसे लॉजिक दे दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं, उनका कोई भी सिर पैर नहीं होता है, बस सुनने में अच्छे लगते हैं तो लॉजिक रख दिए। मैंने तो बड़े बड़े यूट्यूबर को ऐसे देखे जो कि 6th क्लास की एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उठा करके उन्होंने आपके सामने रख दिए कि देखो रिजर्वेशन तो बहुत ठीक चीज़ है, रिजर्वेशन से देश का भला हो रहा है। 70 सालों में तो मुझे तो कोई भला दिखा नहीं। चलिए अब अपनी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके संविधान की बात करते हैं कि संविधान में आरक्षण से रिलेटेड क्या चीज़ है। आर्टिकल जो हमारा 14 है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब ये जो लाइन है यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यहीं से सारी चीज़ें बनने और बिगड़ने लगती हैं। इसे बोला जाता है कि ये तो सरकार का पॉजिटिव वे है सोसाइटी में चेंज लाने का। संविधान में नेगेटिव उसे माना जाता है जहाँ पर सरकार किसी भी सामाजिक चीज़ में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और पॉजिटिव उसे कहा जाता है कि कोई भी सोशल वर्क में गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ा देती है, उसे ठीक करने की कोशिश करती है तो उसे पॉजिटिव बोल देते हैं। तो इसी को यहाँ पे आरक्षण रखा गया कि ये हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब भेदभाव तो है, वो बात हम मानते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव भेदभाव है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये अमेरिका के संविधान से हमने चुराया था। अब आ जाओ आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बात करता है कि किस तरीके से हम सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन हटाएंगे। अब आर्टिकल 15 की क्लॉज 3 में लिखा जाता है कि बच्चों को और औरतों को कुछ स्पेशल राइट दिए जाएंगे, कुछ प्रिविलेजेस अगर स्टेट चाहे तो दे सकती है। अब यहाँ से हमारी कहानी में एंट्री होती है आरक्षण की, रिजर्वेशन की। अब जब बच्चों और वुमेन्स को दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके इसमें SC ST ऐड हो जाती है क्लॉज 4, क्लॉज 5 में OBC ऐड हो जाते हैं, और 2019 में क्लॉज 6 ऐड किया जाता है जिसमें कि EWS कैटेगरी ऐड करी जाती है। ऐसा ही आर्टिकल 16 के साथ करते हैं। आर्टिकल 16 राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात करता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर भी यही सेम क्लॉज होते हैं 3, 4, 5, 6। बच्चों को वुमेन्स को 3 में दे दिया, 4 में OBC SC ST, 5 में OBC और 6th में EWS को दे दिया। आर्टिकल जो 15 है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है एकेडमिक लेवल पे। एकेडमिक जैसे कि कॉलेज में जा रहे हो तुम, स्कूल में जा रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें आरक्षण प्रोवाइड करा दिया जाता है। और जो आर्टिकल 16 है वो जॉब में आरक्षण प्रोवाइड कराता है। जो सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है वो आर्टिकल 16 के तहत दे दिया जाता है। और जो बात हुई थी कि 10 साल में हमेशा ये चेंज होता रहेगा, मतलब कि 10 साल बाद इसे हम हटा देंगे, वो ये वाले आरक्षण की बात नहीं हुई थी। वो हुई थी जो हम इलेक्टोरल कॉलेजेस बनाते हैं, मतलब कि जब चुनाव होता है तो वहाँ पर भी सीट रिजर्व करी जाती हैं कि इस कैटेगरी की कैंडिडेट की यहाँ पर सीट होगी, उसकी वहाँ पर होगी। हर साल ये होती है। तो ये 10 साल के लिए था, लेकिन हर 10 सालों में गवर्नमेंट इसे बढ़ाती रहती है। तो ये है पूरा आरक्षण का हमारा ढांचा। अब आरक्षण के पीछे तर्क बड़े तगड़े दिए जाते हैं। आरक्षण के पीछे की लॉजिक ये दिए जाते हैं कि पहले इन लोगों को दबाया गया था, तो अब हम इनके उत्थान के लिए इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये लोग, इन्हें आरक्षण मिलेगा, ये कॉलेजेस में जाएंगे, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, वहाँ से जब ये पढ़ के आएंगे तो अच्छी जॉब में जाएंगे। लेकिन जॉब भी नहीं मिलेगी तो उसके लिए भी इन्हें हम आरक्षण दे देते हैं। अब जॉब में भी आरक्षण दे दिया, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी भी SC ST में आप क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस नहीं करे हो। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि अगर 8 साल से ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, अच्छी सरकारी नौकरी में उनके माता पिता हैं, तो ऐसे लोगों को आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सरकार डर की वजह से 2018 का सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, जर्नैल सिंह केस। उसमें जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST में भी आप क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस करो, लेकिन सरकार आज तक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाई। अगर क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो जो लोग अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग कट जाएंगे। और जो नीचे और भी SC ST हैं जिन्हें सच में आरक्षण की ज़रूरत है, वो ऊपर निकल के आ सकते हैं। OBC में ये लागू होता है, EWS में भी ये लागू होता है। लेकिन अभी इनके और एग्जाम्पल देखते हैं। 6th क्लास की जब पॉलिटिकल साइंस की NCERT की बुक आप खोल के पढ़ोगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल कितने तगड़े दे रखे हैं कि जैसे कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड में 3 लड़के खड़े हैं, 2 की हाइट ऐसी है कि वो बिना बॉक्सेस के भी मैच को देख सकते हैं, फोटो देख सकते हो, और एक की हाइट इतनी नहीं है कि वो बिना बॉक्सेस के मैच को देख सके।
तो इसीलिए अगर उसे 2 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम 2 बॉक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि वो खड़े होकर के मैच का आनंद ले सके और बाकी 2 की हाइट है। इस वजह से हमने यहाँ पर आरक्षण को इंट्रोड्यूस करा। बात सुनने में तो कितनी बेहतर लगी है कि हाँ शायद ये तो सही बात है कि वो जो दोनों देख पा रहे हैं तो इसे 1-2 बॉक्स दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, कई बड़े यूट्यूबर्स ने दिया है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है जो कि चल नहीं पाता है और एक उसका बड़ा भाई है जो चल सकता है, तो पिता जब भी कहीं बाहर जाएंगे तो छोटे बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं और जो चल सकता है उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये आरक्षण को लेकर के जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक है कि वही जो SC ST OBC या जिन्हें भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो छोटा बच्चा है जिन्हें कंधे पर बैठाल के पिता ले जाते हैं। ये भी सुनने में लगता है हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन जरा इसकी ग्राउंड रियलिटी पे आओ। आप आरक्षण के बल पे इन्हें एकेडमिक्स की सीटें देने जा रहे हो, आरक्षण के बल पे इन्हें बहुत बड़े बड़े पोस्ट देने जा रहे हो। अगर आप जाते हो UPSC में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ आप, या फिर आप नीट में जाओ, जिस तरीके से यहाँ पर और अलग अलग छोटे एग्ज़ाम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कितने सरकारी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बाकायदा सीट रिज़र्व होती हैं। भले ही अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, आपकी कितने भी बेहतर मार्क्स हों, लेकिन जैसे 100 सीटें हैं, 100 में से 10 अगर SC ST के लिए रिज़र्व हैं, मतलब कि वहाँ पर अगर 10 और ऐसे कैंडिडेट आ सकते थे जिनके कि SC ST कैंडिडेट से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्योंकि 10 सीटें वो रिज़र्व हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। मैं बड़ी सोच समझ के यहाँ पे कैटेगरी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं कास्ट लिखा नहीं कि रिजर्वेशन कास्ट के बेसिस पे होगा, ये तो क्लास के बेसिस पे दिया जाता है। इसी वजह से मैं क्लास और कैटेगरी वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और ज़रा आप बात करते हैं, जिस तरीके से बताया जाता है कि वो बच्चे को 2 बॉक्सेस और एक्स्ट्रा दे दिए जाएँ जिससे कि वो मैच देख सके। मुझे उस एक बच्चे के मैच देखने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल तब खड़ी होती है कि तुम्हारा कद इतना ऊंचा होता चला जाए कि दूसरे को दिक्कत होने लगे, दूसरा ना देख पाए, यहाँ पर दिक्कत होती है। इसकी मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप एक क्लास को, एक कैटेगरी को बढ़ाते चले जाओगे, और बढ़ाने के पीछे का कारण भी बताता हूँ। पॉलिटिक्स इन रिजर्वेशन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज तक ये रिजर्वेशन चलता आ रहा है। अगर OBCs को रिजर्वेशन चाहिए या OBC के अंदर किसी कैटेगरी को रिजर्वेशन चाहिए, वो लोग जाकर के रेलवे ट्रैक पर बैठ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनकी जाति के नेता मांग करने लगेंगे कि उस पर्टिकुलर जाति को रिजर्वेशन दे दिया जाए। उस जाति को रिजर्वेशन मिल जाता है। ऐसे ही अलग अलग जाति रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं, और जब भी किसी एक ग्रुप के वोट चाहिए होते हैं तो यही हमेशा मुद्दा होता है कि तुम्हें हम रिजर्वेशन दिलवा देंगे। अब बताओ ये कितना सही है। और बताऊं, अब मुझे एक बंदे का अगर यहाँ पर फ़ायदा होता हो, जिस तरीके से अभी बच्चे को गोदी में दिखाया, एक बच्चे के पास 2 बॉक्स दिखा दिए, यहाँ पर हो क्या रहा था, केवल इन बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, मतलब कि उन्हें सहूलियत हो रही थी। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट किसी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर आप कम क्वालिफाइड बंदे को अगर डॉक्टर बना देते हो तो दिक्कत वाली बात है। कम क्वालिफाइड बंदे को अगर आप सरकारी इंजीनियर बनाते हो तो दिक्कत वाली बात है। उसे अगर आप ब्यूरोक्रेटिक सर्विस में लेते हो तो दिक्कत वाली बात है। उससे ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखने वाले वो लोग बाहर बैठे हैं, वो लोग नौकरी की भीख मांग रहे हैं जिनके पास ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, और ये केवल देन इस रिजर्वेशन की है, इस आरक्षण की देन है। इस वजह से ये गलत है। मुझे बिल्कुल भी कोई एतराज़ नहीं कि अगर एक ग्रुप उसे कितना उठाया जाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसे उठाने के चक्कर में दूसरे ग्रुप की ऐसी तैसी ना करी जाए, दूसरे ग्रुप को हार्म नहीं होना चाहिए। मेरा केवल इतना कंसर्न है। और रिजर्वेशन समाज में वही हार्म कर रहा है। आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा क्वालिफाइड को छोड़कर जो लेस क्वालिफाइड हैं उन्हें आप ले रहे हो। और उसके भी पीछे का रीज़न सुन लो, जो केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे दूसरे अच्छे बंदों के साथ, जिन्हें कि ऑफकोर्स रिजर्वेशन के नाम पर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि 10 सीटें तो पहले ही से एक कैटेगरी के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। तो वो बंदे को आप छोड़ करके जब दूसरा ले रहे हो तो आगे भी वो बेटर नहीं करेगा। ये जो था इसमें ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ थी, ये ज़्यादा बेहतर कर सकता था। और ऐसे ही जब कम क्वालिफाइड इंजीनियर आते हैं तो किस तरीके की आपकी टाउन प्लानिंग होती है। जब कम क्वालिफाइड आपके डॉक्टर्स आते हैं तो किस तरीके का आपका मेडिकल सिस्टम हो जाता है। जो पढ़ने में इंसान गलीज था, मतलब कि उसका एग्ज़ाम है
और उसके अगर उसमें मार्क्स कम है एक दूसरे बंदे के मुकाबले, तो कंपैरेटिवली उससे तो वो गलीच था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आप इसे छोड़ करके इसे ले रहे हो, तो ये दिक्कत आपके सिस्टम की है। और अब पॉलिटिक्स की ज़रा बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स ने इस सिस्टम को बड़ा करप्ट करके रखा है। जिस तरीके से अभी मैंने जाति का एग्जाम्पल दिया था, ऐसे ही हमेशा से जब आप देखोगे ओबीसी को ऐड करने की बात आई थी, भाई साहब को सरकार बनानी थी तो ओबीसी के लिए लो तुम आरक्षण ले जाओ। 2019 में जनरल कैटेगरी की वोट लेने के लिए मोदी साहब ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लॉन्च करी थी। उसमें क्या हुआ? और फिर रिजर्वेशन केवल इन लोगों को नहीं दिया जाता है, रिजर्वेशन आपकी विकलांगता के आधार पर भी दिया जाता है, मतलब कि कौन कितना ज़्यादा डिसेबल है, जिसका कि अभी यूपीएससी में निकल के आया कितना ज़्यादा मिसयूज़ करा गया, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की बुद्धि नहीं खुल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इतिहास के अंदर किसी के ऊपर अत्याचार किया गया, लेकिन अब तो इक्वालिटी है, अब देश आज़ाद है, लेकिन चलो उन्हें आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ने के लिए रिजर्वेशन को आपने एक जरिया माना, ठीक है। लेकिन मुझे आप इतना बताओ कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छूट दे देते हो रिजर्वेशन के नाम पर, क्या आप ये कहना चाहते हो कि इन स्टूडेंट में, इस कैटेगरी के स्टूडेंट में बुद्धि कम होती है? क्योंकि अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो आप इकोनॉमिकली एड प्रोवाइड कर सकते हो। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आपको इस व्यवस्था को करना चाहिए कि उन लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, लेकिन आप रिजर्वेशन देते हो। रिजर्वेशन किस बेसिस पे? मेरिट बेसिस पे रिजर्वेशन देते हो। इसका तो मतलब यही हुआ कि आप कहना चाहते हो कि इनमें बुद्धि कम होती है, इस वजह से इन लोगों को मेरिट बेसिस पे रिजर्वेशन दे देते हैं। ज़रा थोड़ा तो कॉमन सेंस का यूज़ करो। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की बजाय उसे मेरिट में आप छूट दे देते हो। अब चलो इस पे गांधीयन आइडियोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन अंग्रेज भी चलाते रहे, उसके बाद रिजर्वेशन की मांग अंबेडकर ने भी करी, जो कि फिर बाद में भारत को रिजर्वेशन ही मिला, जबकि गांधी रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी का क्लियर कहना था कि अगर आप सोसाइटी में इक्वालिटी लाना चाहते हो, अगर आप सोसाइटी की ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, तो सोसाइटी में केवल इक्वालिटी सोशल वर्क से आ सकती है। तो सोसाइटी में इक्वालिटी केवल धर्म से आ सकती है, धर्म सूत्र, धर्म शास्त्र से आ सकती है। चाहे तुम कितना ही इकोनॉमिकली या अलग अलग बेसिस पे करते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसे हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिले हैं। लेकिन हमें क्या है कि हमें एक जो बड़ा रास्ता होगा जिसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे बचने के लिए, वोट के लिए ये छोटी छोटी चीज़ों पर देश को बर्बाद करने में जुट गए हैं। एक बिहार के बड़े नेता का मैंने इंटरव्यू देखा, वो कहता है कि सरकार ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन इसलिए कर रही है ताकि रिजर्वेशन को ख़त्म किया जा सके। और अगर प्राइवेटाइजेशन करना ही है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में भी रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हमारी सरकार आएगी, हम तो कर देंगे। आपके देश में एक भी फॉरेन कंपनी नहीं आएगी, आपके देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपनी अच्छे से जानती है कि रिजर्वेशन के नाम पर हम कचड़ा नहीं भर सकते। रिजर्वेशन की पूरी डिबेट आपको बता दी, सारे पॉइंट आपको बता दिए। आपकी मर्जी है, आप समझो कि आपके लिए क्या बेहतर है।